उसी तरह सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिस्कस किए। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस किए एक्टिवेटर और इनहिबिटर। ठीक है, तो जो एंजाइम एक्टिविटी को, जो केमिकल सब्सटेंस बाइंडिंग के बाद उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे, उसको एक्टिवेटर बोलते हैं। और अगर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम घट जाती है तो उस सब्सटेंस को हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, और प्रोसेस को इनहिबिशन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब कि वो सबस्ट्रेट के साथ उसका जो एनालॉग होगा, वो कहने का मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके लिए वो कॉम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, तो जब वो बाइंड कर जाएगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसमें एक इनहिबिटर है मैलोनेट, जो कि सक्सिनेट के जगह पे बाइंड कर जाता है और एक्टिविटी को कम कर देता है। यहाँ मैलोनेट और सक्सिनेट कॉम्पिटिटर्स है। मैलोनेट इनहिबिटर है, सक्सिनेट सबस्ट्रेट है। ये मैलोनेट क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा सक्सिनेट के साथ और जाके एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट सक्सिनेट कैन नॉट बाइंड, तो एक्टिविटी घट जाएगी। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एनालॉग्स को हम लोग बनाते हैं। ड्रग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका काफी यूज है, ताकि आप बैक्टीरिया, फंगस और पैथोजेंस को कंट्रोल कर पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स डिस्कवर किए हैं, thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reactions that they catalyze. नॉर्मली 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया इनको, और हर एक क्लासेस के अंदर 4 से 13 सब क्लासेस हो सकते हैं, और इनका जो नंबरिंग होता है वो 4 डिजिट नंबर से हम लोग, ये आपको सेपरेट क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो वो एक अलग लेक्चर हम लेंगे इस पे, तब वहां पे समझाएंगे। अभी अब समझ लीजिए कि यहाँ जो कोड वर्ड है याद रखने के लिए, उसको हम लोग OTHLIL बोलते हैं। OTHLIL। तो ये आपका जो 6 क्लासेस है एंजाइम्स का, उसको याद रखने के लिए सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस। तो फर्स्ट है O, ऑक्सीडोरिडक्टेज। So enzymes which catalyze ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन कैटालाइज करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि नाम ही है इसका ऑक्सीडोरिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस, सो इट विल कैटालाइज reduction between two substrate S and S dash। अब S एक रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो S is reduced, S dash is oxidized, so S is oxidized, S dash is reduced। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीड, ये रेडॉक्स रिएक्शन कैटालाइज करता है। दूसरा है ट्रांसफरेजेस, T फॉर ट्रांसफरेजेस। तो ये क्या करेगा, सच एंजाइम्स कैटालाइज अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ठीक है, अदर देन द हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप है उसको ट्रांसफर करेगा। जैसे आप सबस्ट्रेट में ये ग्रुप G अटैच्ड है और ये दूसरा सबस्ट्रेट है S डैश, ये क्या हुआ, ये ग्रुप ट्रांसफर होके S डैश के पास चला गया, तो S डैश G। सो ट्रांसफरेजेस का काम क्या है, these are those enzymes which catalyze a transfer of the group B other than hydrogen। उसी के बाद है हाइड्रोलेजेस। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपका हाइड्रोलेजेस है H। So hydrolases are enzymes which catalyze hydrolysis of ester, ठीक है, ether, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, CC, हलाइड, PN बॉन्ड्स। ठीक है, तो कार्बन 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 हलाइड, इस तरह के एंजाइम्स, इस तरह के जो बॉन्ड्स आपके हैं उसको हाइड्रोलाइज करेगा। तो हाइड्रोलाइज करेगा तो हाइड्रोलेजेस बोलेंगे उसको। अब आता है L से लाइएजेस। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना, जो पहला वाला होता है वो लाइएजेस होता है और दूसरा वाला जो होता है वो लाइगेजेस होता है। बस यही चीज आपको इस कोड में याद करना है। तो लास्ट वाला लाइगेजेस और चौथा वाला जो है वो पहला वाला जो है लाइएजेस है L। तो लाइएजेस क्या करता है, these are enzymes that catalyze removal of groups from substrates by mechanisms other than hydrolysis
लिविंग डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ एक्स वाई बॉन्ड लगा हुआ है। अब ये एक्स वाई हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बचेगा। तो अगर लाइएजेस क्या करता है, वैसे ग्रुप्स हटाएगा और लास्ट में आपका डबल बॉन्ड बचेगा कार्बन में, तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हो गया लाइएजेस। उसके बाद आता है आइसोमरेजेस, ठीक है। सो आइसोमरेजेस includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometrical and positional isomers। तो आपस में जो आप आइसोमरिज्म पढ़िएगा, आइसोमर्स क्रिएट करता है वो, ठीक है। तो ये एंजाइम का काम है, आइसोमेरिज्म, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर बनाना। लास्ट में आता लाइगेजेस। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। तो दीज एंजाइम्स लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, ये जोड़ेंगे। और ये जोड़ेंगे कैसे, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से जोड़ेंगे, कार्बन सल्फाइड बॉन्ड जोड़ेंगे, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से जोड़ेंगे, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप समझिए इसको। OTHLIL, ओ का मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। तो एक सबस्ट्रेट रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, तो OTHLIL, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। दूसरा है ट्रांसफरेज, जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करेगा अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोलेजेस, जो कि हाइड्रोलाइज करेगा, तोड़ेगा, किसको, ईस्टर को, ईथर को, पेप्टाइड को, ग्लाइकोसाइड, जिस तरह का भी बॉन्ड आपको दिख रहा है, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, फास्फोरस नाइट्रोजन, सबको तोड़ेगा। उसके बाद है लाइएजेस। तो ये ग्रुप्स को हटाएंगे, वैसे ग्रुप्स को सबस्ट्रेट से हटाएंगे, और फाइनली जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो कार्बन अनसैचुरेशन रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद आइसोमरेजेस, तो ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, इस टाइप से पोजिशनल आइसोमर्स को एक दूसरे में बदले गए। और लास्ट में है लाइगेजेस, जो कि जोड़ेगा। तो जोड़ेगा कैसे जोड़ेगा, इट विल जॉइन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। तो अलग अलग बॉन्ड हो सकते हैं, उसको जोड़ने का काम करता है। तो सिंपल है, आपके पास याद रखना। ओ रेडॉक्स रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। टी हाइड्रोलेजेस, ईस्टर ईथर इस टाइप के बॉन्ड को तोड़ना। लाइएजेस डबल बॉन्ड छोड़ना कार्बन में। आइसोमरेजेस एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में बदलना। लाइगेजेस एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड से जोड़ना। तो OTHLIL ये कोड वर्ड है, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक आता है वो है कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। आपने देखा था मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, 4 पेप्टाइड चेन्स थे उसमें। However, there are cases in which non-protein constituents called cofactors are also bound to the enzyme to make the enzyme active। अब आप यहाँ देखिए, एंजाइम तो पॉलीपेप्टाइड था, ई, ठीक है। तो इसको मान लीजिए एक स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर में डाल दिए। अब इसके अलावा एक रेक्टेंगल हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे कोफैक्टर, ठीक है। तो COF लिख देते हैं कोफैक्टर के लिए, ठीक है। तो ये तो प्रोटीन है, एंजाइम तो प्रोटीन होता है, बट ये कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन होगा, ठीक है। तो दिस इज अ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन जब ये कोफैक्टर प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये अंतर है, समझ में आई बात। तो इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपोएंजाइम। क्योंकि ये दो कॉन्ग है, तो इस पार्ट को, जो प्रोटीन पार्ट है, इसको हम दूसरा नाम देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एपोप्रोटीन या एपोएंजाइम, जो भी बोल सकते हैं, एपो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एंजाइम, ठीक है। तो जो प्रोटीन पोर्शन है एंजाइम का बोलेंगे एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट उसको बोलेंगे कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर 3 तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है। पहला को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो पहला टाइप जो है उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है।
अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये होता क्या है? Prosthetic groups are ordered compounds and they are distinguished from other cofactors in that they are tightly co-bound to the apoenzyme. ये क्या है आपका? ऑर्गेनिक इन नेचर। तो पॉइंट आप लिखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑर्गेनिक, ठीक है। और दूसरा क्या है? दे आर टाइटली बाउंड, ठीक है, टाइटली बाउंड। तो यही दो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली बाउंड होता है और ऑर्गेनिक है, ठीक है। जैसे कि पेरोक्सीडेज और कैटालेज, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं वाटर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे H2O2 आपको दिख रहा है नीचे, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसको क्या करेगा? इसको ये जो एंजाइम है ये तोड़ देगा वाटर और ऑक्सीजन। तो H2O प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये एंजाइम आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। इस एंजाइम का फंक्शन यही है कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर है, पेरोक्सीडेजेस और कैटालेजेस, काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। Here heme is the prosthetic group and it is a part of the active site of the enzyme. अब ये जो peroxidase catalase है, इसमें जो है heme जो है वो prosthetic group, prosthetic group, ठीक है। तो this is tightly bound to the protein portion, ये चीज बताया गया है यहाँ पे। तो अभी आप समझे, जो प्रोटीन पार्ट है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, तो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर कहलाता है। ये कोफैक्टर तीन तरह का हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या कोएंजाइम होगा या मेटल आयन होगा। तो पहला हम लोग प्रोस्थेटिक कर रहे हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होगा। और दूसरा दिस इज टाइटली बाउंड टू द प्रोटीन पोर्शन। एक एग्जांपल आपको दिया गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट रहा है वाटर और ऑक्सीजन में, और जो एंजाइम चाहिए वो है कैटालेज या पेरोक्सीडेज। इस कैटालेज या पेरोक्सीडेज में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हीम होता है, ठीक है। दूसरा कोएंजाइम, ठीक है। तो सेकंड वन इज कोएंजाइम, ठीक है। सो कोएंजाइम आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनिक है, लिख लीजिए ऑर्गेनिक, लेकिन ये टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, तो दे आर ओनली ट्रांजायंटली बाउंड, ठीक है। मतलब काम से काम जय सिया राम, ट्रांजायंट, ठीक है। क्या होगा? their association with the protein portion apoenzyme is only transient, so they usually occur during the course of catalysis only, उसके बाद वो हट जाएगा। मतलब रिएक्शन है तब तक वो क्या है? एपोएंजाइम से associated, otherwise not. So these coenzymes they act as cofactors in a number of different enzyme catalyzed reactions, ठीक है। तो ये जो कोएंजाइम है कोफैक्टर के रूप में काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे, जैसे कि आपका विटामिन के रूप में, इसको आप लिख सकते हैं विटामिन, जैसे कि यहाँ देखिए कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इसमें क्या है? नियासिन है, तो विटामिन नियासिन, ठीक है। तो कोएंजाइम के रूप में आपका काम क्या करता है? विटामिन काम करते हैं, NAD NADP, ये याद रखिए, NAD NADP, ठीक है। तो इसमें नियासिन है, निकोटिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें नियासिन है विटामिन, ठीक है। तो ये विटामिन जो है ये कोएंजाइम का काम करते हैं, ये ऑर्गेनिक है, ट्रांजाइंटली बाउंड होंगे, जब तक रिएक्शन होगा तब तक वो एपोएंजाइम से बाउंड रहेंगे, और जैसे रिएक्शन खत्म हुआ हट डिसोसिएट कर जाएंगे। अब तीसरा होता है आपका मेटल आयंस, ठीक है। थर्ड वन इज मेटल आयंस।
ये कोफैक्टर की कहानी है, ठीक है। कोफैक्टर 3 तरह के हुए। तीसरा है मेटल आयंस। So a number of enzymes require metal ions for their activity, which form coordination bonds with the side chains at the active site, and at the same time one or more coordination bond with the substrate. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये पार्ट है। अब मेटल आयन क्या कर रहा है, एक तरफ तो एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड बना रहा है एंजाइम, और दूसरे साइड क्या कर रहा है वो, अब यहाँ पे समझिए, टाइम है और ये एक्टिव साइट है, ठीक है, ये पॉकेट, और ये आपका मान लेते हैं एंजाइम जिंक है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड बनाएगा एक्टिव साइट के साथ, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया एक तरफ, और दूसरे तरफ यह क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ बनाएगा। यहाँ हम सबस्ट्रेट एस लिख देते हैं, एस, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है, एक तरफ वो एक्टिव साइट के साथ ये मेटल आयन जो प्लस, it forms coordination bond with substrate on one hand, and on the other hand it binds to the side chains at the active site, ठीक है। So zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase। अब ये कहाँ पे आपको जिंक मिल रहा है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। इस तरह के मेटल आयन आपको बहुत सारे एंजाइम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वन ऑफ द एग्जांपल इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब बात आती है कि ये कोफैक्टर का रोल क्या है। तो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट when the cofactor is removed from the enzyme. So this means that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. तो cofactor है प्रोसेस, कोएंजाइम रिमूव करते हो तो एक्टिविटी जो है कैटालिटिक एक्टिविटी वो खत्म हो जाता है। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो दो पार्ट है, एक एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है। जो प्रोटीन पार्ट है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, तो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को कोफैक्टर बोलते हैं। दिस कोफैक्टर इज ऑफ 3 टाइप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो वो ऑर्गेनिक होगा और वो टाइटली बाउंड होगा, जैसे कि पेरोक्सीडेज और कैटालेज में हीम जो है वो टाइटली बाउंड होता है। ये पेरोक्सीडेज कैटालेज क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। दूसरा कोफैक्टर है कोएंजाइम, जो कि ऑर्गेनिक होता है बट ये ट्रांजाइंटली बाउंड होता है, मतलब जितना जरूरत उतना ही एसोसिएट रखेगा ये। तो दिस इज अ कोफैक्टर व्हिच इज ट्रांजाइंटली बाउंड, ठीक है। तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कैटालिसिस वो हट जाएगा। फॉर एग्जांपल विटामिन माइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP। यहाँ पे जो विटामिन नियासिन है वो कोएंजाइम का काम कर रहा है। तीसरा कोफैक्टर होता है मेटल आयंस। तो कुछ एंजाइम्स है जिनको मेटल आयंस चाहिए, जैसे कि ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज में ये जिंक आयन है, वो क्या करता है, एक तरफ वो सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, दूसरे तरफ वो साइड चेन्स जो होते हैं एक्टिव साइट का एंजाइम का, उसके साथ वो बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो ये मेटल आयंस हो गए। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोफैक्टर। अगर आप कोफैक्टर को हटा देते हो तो कैटालिटिक एक्टिविटी भी एंजाइम की खत्म हो जाएगी। इफ यू रिमूव कोफैक्टर देन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, ठीक है। यही है आपका फैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स, मेटल आयंस एंड एपोएंजाइम। तो 4 पॉइंट्स थे यहाँ समझने के लिए, ठीक है। समझते हैं समरी। So although there is a bewildering diversity of living organisms, their similar composition, metabolic reactions appear similar. Elemental composition of living tissues, non-living matter appear also to be similar when analyzed qualitatively, ठीक है। क्वालिटी चेक करना मतलब उसके अंदर है क्या। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon, hydrogen, oxygen is higher in living systems when compared to non-living matter. The most abundant chemical in living organism is water. Thousands of small molecular weight come less than 1000 Dalton. बायोमोलिक्यूल को हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं।
amino acids, monosaccharides, disaccharides, sugars, fatty acids, glycerols, nucleotides, nucleosides, nitrogen bases are some of the organic compounds which are seen in living organisms. There are 20 types of amino acids, 5 types of nucleotides, fats and oils are glycerides, in which fatty acids are esterified to glycerol. Phospholipids contain, in addition, a phosphorylated nitrogenous compound. Only 3 types of macromolecules, proteins, nucleic acids, and polysaccharides are found in living systems. Lipids, because of their association with membrane, separate in macromolecular fraction. Biomacromolecules are polymers. They are made up of building blocks which are different. Proteins are heteropolymers made up of amino acids. Nucleic acids, DNA, RNA are composed of nucleotides. Biomacromolecules have a hierarchy of structures. जैसे linear sequence है तो primary है, फिर secondary, tertiary, quaternary. Nucleic acids serve as genetic material. Polysaccharides are components of cell wall in plants, fungi, and also of the exoskeleton of arthropods. ठीक है, तो plants में cellulose और बाकी दोनों में chitin. They are also storage forms of energy like starch and glycogen. तो starch plant में होता है, glycogen animal में होता है storage form. Proteins serve a variety of cellular functions. Many of them act as enzymes. Some are antibodies, some are receptors, some are hormones, some are structural proteins. Collagen is the most abundant protein in animal world, and Rubisco, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase is the most abundant protein in entire biosphere. ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं. Enzymes are proteins which catalyze biochemical reactions in the cells, but there are exceptions like ribozymes, which are nucleic acids and not proteins with catalytic power. तो सारे enzymes proteins नहीं होते हैं. कुछ enzymatic activity nucleic acids के भी पास हो सकती है, जैसे ribozyme. So proteinaceous enzymes exhibit substrate specificity, मतलब जो substrate है उसी पे वो act करेगा. So they require optimum temperature, pH for maximal activity. At high temperature, they are denatured. Enzymes lower activation energy of reactions and enhance greatly the rate of reactions. Nucleic acids, they carry hereditary information, which is passed on from one parental generation to the progeny. ये है आपका चैप्टर. कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया है समरी में. समझ में आ? तो हेलो, कर सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है. तो एक टेम्परेचर बढ़ा क्या होता है कि आपका प्रोटीन. ठीक है, और अगर लेते हैं, अगर आप टेम्परेचर को घटाते हो, टेम्परेचर पे क्या होगा, वो फ्रीज हो. ठीक है, तो एक्टिव समझ. आइएगा तब भी नुकसान है, घटाइएगा तब भी. मतलब देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे तो 7 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर वन एन तो हमारे बॉडी में पीएच नुकसान
घटाओगे to be a optimum H for enzyme. मतलब अगर सिन लेते होगा, ट्रिप्सिन लेते तो कुछ और लेते उसका भी अपना ऑप्टिमल एक्टिविटी है और पीएच उसके कॉन्सेंट्रेट आता है सबस्ट्रेट पे कर अपने देश में तो माइकल सही एक्शन इज Vmax as ठीक है, whereas the substrate Vmax is velocity maximum and Km is maintained constant. Michaelis से डिफाइन करते हैं Michaelis constant Km constant at which velocity of reaction is half of its maximum, means V is equal to max by 2. तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे सबस्ट्रेट तो हम टू बी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज स्ट्रेट लाइन जब आप टेंट को ज्यादा ले रहे हो तब आप केएम को इग्नोर कर, ठीक है, तब आप देखो जा रहा है उस कंट्री की बी मैक्स हो सकता है। अब जब बी मैक्स पे टू, ठीक है, हिसाब से पूछे जा सकते बी नॉट निकालने या बी का वैल्यू निकालने पूछ सकती है, ठीक है, तो अपनी न्यूमेरिकल होना चाहिए माइकलिस मेंटन। अब उसके बाद आती है बात आपकी एक्टिवेट से कम एक्टिविटी को बढ़ाएंगे उसको एक्टिवेटर बोलेंगे, कोई इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ हैं मॉलिक्यूलरली स्ट्रक्चर जो उनका मैच करता है करते हैं प्रोसेस को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलेंगे, जैसे आपका टीसीए साइकिल में सिम है, ठीक है, वहां के साथ कॉम्पीट करता है। तो मेलोनेट इज एन इनहिबिटर विद द सबस्ट्रेट और वो क्या करेगा जब वो बासली लोअर हो जाएगी ओरिजिनेज इनहिबिशन है, इसको हम जेन फार्मा, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव तो बैक करेगा वो, ठीक है, तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता या जो उसका इनिबिट करना चाहते इनिबिट कर सकते, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बताया गया था यहाँ पे कोफैक्टर के बारे में, कोफैक्टर जो होता है वो प्रोटीन है, वो ऑर्गेनिक है और टाइटली बाउंड है,